Yes, hello everyone. I hope I'm clearly audible and visible, and I welcome you all to this new daily news digest session. आज 6 नवंबर है और आज वैसे तो यूएस के इलेक्शंस पे ही पूरा बार टिका हुआ है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। येस्टरडे वी हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो इस जजमेंट को मैं थोड़ा सा डीमिस्टिफाई करना चाहता हूँ, सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। नॉट ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी इज मटीरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंड क्या ये जजमेंट कहना चाह रहा है, हाउ हाउ इज इट रिलेटेड विद अवर सब्जेक्ट पॉलिटी, से कैसे ये रिलेटेड है, लिंक्ड है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। एक 9 जजेस की बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है ना। तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड एज टू व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इज। स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर केस। And this bench basically came to the conclusion that the government cannot acquire and redistribute all privately owned properties, deeming them material resources of the community as mentioned in Article 39B of the Constitution. So Article 39B बहुत significant हो जाता है, already बहुत significant है. It is a very important DPSP which talks about social justice and social equality, है ना। तो इस सेंस में आर्टिकल 39B को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, व्हाट इज देयर रिलेशनशिप, व्हाई 39B इज वेरी सिग्निफिकेंट, एवरीथिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट। फिर इसमें एक आर्टिकल और लिखा हुआ है, आर्टिकल 31C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद राइट टू प्रॉपर्टी। द की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट डील्स विद राइट टू प्रॉपर्टी एग्जिस्ट डिस्पाइट सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स एंड कोर्ट रूलिंग्स स्ट्राइकिंग डाउन द अमेंडमेंट। फिर सेकंड में इसमें इन्होंने बात किया आर्टिकल 39C की, विच टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी। 39B एंड 39C को हम यूजुअली साथ में पढ़ते हैं। और जो जजमेंट आया है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने लिखा है एक जजमेंट, फिर एक जस्टिस नागरत्ना ने लिखा है कंकरिंग ओपिनियन, और फिर एक जस्टिस धूलिया ने डिसेंट लिखा है। डिसेंट मतलब व्हेन somebody इज नॉट अग्रीइंग। तो 8 जजेस बेसिकली वेंट विथ इन अग्रीमेंट ऑफ दिस केस एंड वन जज बेसिकली डिसेंटेड। तो डिसेंट जजमेंट भी आप पढ़िए, क्योंकि उसमें से भी कई बार बड़ा अच्छा कंटेंट निकल के आ जाता है। तो आर्टिकल 31 बेसिकली टॉक्स अबाउट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंश्योर द मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सर्व द कॉमन गुड। 39B talks about this, that and the wealth and means of production are not concentrated to the common detriment। आर्टिकल 39C में लिखा हुआ है। तो इस सेंस में आर्टिकल 31C को परिभाषित किया गया है। फिर यहाँ पे कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अलावा कुछ केसेस भी लिखे हुए हैं, जैसे बैंक नेशनलाइजेशन केस। इसके अलावा यहाँ पे वी हैव सीन कॉन्स्टिट्यूशन 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। तो स्टूडेंट शुड मेक अ नोट, बिकॉज एनी एक्ट, एनी प्रोविजन, एनी amendment which basically comes in the news becomes important from your exam perspective। फिर यहाँ पे article 49, 19 and 31 have also been mentioned very specifically। all these articles are very very significant। 49 and 19 are fundamental rights, 31 is right to property, which earlier used to be a fundamental right, now it has become a legal right। फिर इसमें एक जजमेंट की और बात हुई है, केशव भारती केस 1973 की, जिसमें एक 13 जजेस की बेंच ने एक लैंडमार्क डिसीजन लिया था बाय 7-6 की मेजोरिटी। एंड स्टूडेंट शुड मेक अ नोट ऑफ दैट। फिर 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल इंपॉर्टेंट, 1976 में आया था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। दिस नीड्स टू बी नोन टू स्टूडेंट्स। मिनर्वा मिल्स केस यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके बारे में स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। फिर 39B की व्याख्या कैसे करनी है, दिस हैज रिटन। और यहाँ पे कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी लिखे हुए हैं, जैसे स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस श्री रंगनाथ रेड्डी केस। तो what is the outcome of this particular case should also be known to students, because you should have a very good bank of supreme court judgments आपके पास होना चाहिए, जो आप अपने आंसर्स में रेगुलर बेसिस पे कोट करते रहो। फिर यहाँ पे संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस भारत कोकिंग कोल का एक बड़ा प्रोमिनेंट मेजर जजमेंट है, जिसमें जिस जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल वर्डिक्ट दिया है, राइट। एंड यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट के एक जज की भी बात हो रही है, जस्ट कृष्णा अय्यर, द न्यूज, बिकॉज विच प्रकार होता है। अभी का जो करंट जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है कि नॉट एवरी प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट, देयर इज सम प्राइवेट प्रॉपर्टी विच इज गोइंग टू रिमेन प्राइवेट इन द वेरी सेंस ऑफ द टर्म। तो उस सेंस में ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक चीज जो मैं और साथ में दिखाना चाहता हूँ कि क्या इस टॉपिक पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो यस, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। राइट टू प्राइवेसी पे एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, एक्चुअल एग्जाम में। देन देयर वाज आल्सो अ क्वेश्चन ऑन राइट टू bury a person of one's choice, which comes under article 21 of the constitution।
फिर राइट टू प्राइवेसी पे एक बार और क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो आई थिंक स्टूडेंट्स को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की जो सिग्निफिकेंट राइट्स हैं, एक तो इसमें बहुत कम आर्टिकल्स आते हैं डेली बेसिस पे, लेकिन जो आते हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट। तो विद दिस आई वुड नाउ लाइक टू इनवाइट गनी सर। थैंक यू सर। आज अखबार में एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल मिला। दिस आर्टिकल इज नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट आल्सो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी, दैट इज बुद्धिज्म. You can find direct question coming from the Buddhism either in the preliminary examination or in the mains examination every year. तो ये जो आर्टिकल है, ये बेसिकली ये आर्टिकल है अभी जो रिसेंटली इनॉग्रेट हुई है एशियन बुद्धिस्ट समिट के बारे में, एशियन बुद्धिस्ट समिट के बारे में. अब जस्ट ट्राई टू नो मोर अबाउट की व्हाट इज दिस एशियन बुद्धिस्ट समिट, व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव एंड देयर एम्स. यहाँ पे मेंशन भी है बेसिकली इसका एम जो है, यहाँ पे मेंशन है द एम इज टू फॉस्टर दी बुद्धिस्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस. एक तो ये हो गया. दूसरा इसका एम ये है जितने भी नेशंस हैं, एशियन नेशन जहाँ पे बुद्धिज्म है, वहां पे कल्चरल टाई को और स्ट्रॉन्ग करना. तीसरा यहाँ पे ये देखे रखा हुआ कि बुद्धिस्ट टूरिज्म को भी प्रमोट करना. ठीक है, सो ये एम यहाँ पे मेंशन है. अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं, उसको भी जरूर देखिएगा. बेसिकली जो पहले तो इसकी बात करते हैं हम एशियन बुद्धिस्ट समिट की. इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जितने भी सेक्टेरियन इश्यूज है हमारे इंडिया के अंदर, उसको रिजोल्व करे. बेसिकली जो बुद्धिज्म एज अ रिलीजन है वो अपने करुणा या कंपेशन के लिए माना जाता है. और अगर हम अपने इस तरह की फिलॉसफी को हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस में, हमारे फॉरेन रिलेशंस में अगर यूज करें, तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं शायद और बेटर हो सकते हैं. यहाँ पे एक और बात नोट डाउन करने की है कि ये जो समिट है ये किसने ऑर्गेनाइज करी है. ये फर्स्ट समिट है अपने तरीके की, और ये अभी 2024 में ऑर्गेनाइज की गई है. किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करी है, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑप्शन दे सकते हैं, बट इसका एक्चुअल आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको ऑर्गेनाइज किया है. यहाँ पे बुद्धा धामा एक टर्म देख रखा हुआ है. जस्ट ट्राई टू नो मोर अबाउट कि बुद्धा का धामा क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव थे उसके. और यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड यूज किया है, इसका नाम है धामा सेतु. धामा सेतु. अब ये वर्ड क्या है, बेसिकली ये डिनोट करता है एक बुद्धिस्ट ब्रिज को जो कनेक्ट करता है इंडिया को विद दी अदर एशियन कंट्रीज विच आर फॉलोइंग दी बुद्धिज्म रिलीजन. तो हम बुद्धा धामा सेतु के थ्रू और हमारे जो बायलिटरल टाइज हैं उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. यहाँ पे एक और चीज देके रखी हुई है जो कि है क्लासिकल लैंग्वेज. अभी पाली और प्राकृत को रिसेंटली क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है. तो इसके बारे में भी जरा जानिए कि क्लासिकल, कई बार वीडियोस में हमने डिस्कस किया है पहले भी ऑल दो, कि पाली प्राकृत को स्टेटस मिला है. अब दो चीजें जानिए यहाँ पे कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिलता है, और जब मिल जाता है तो उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं यहाँ पे. तो ये जरूर देखिएगा. और अच्छा, एक एक हिडन पॉइंट इसमें, उसको भी अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं कि एकदम से अगर आप देखेंगे तो ये एशियन बुद्धिस्ट समिट हो रही है, फिर पाली प्राकृत को हम लोग स्टेटस दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं. यहाँ पे बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में हमने पढ़ा होगा, या बुद्धिस्ट टूरिज्म के बारे में हमने देखा है कि इसको हम प्रमोट कर रहे हैं. एक्चुअली इसमें एक चाइना भी एक फैक्टर है. चाइना, अब आप कहेंगे कि चाइना के अंदर भी सर वो प्रमोट करते हैं इस तरह की समिट्स को, बुद्धिस्ट समिट्स को. देखिए, ऑल्दो चाइना एक बुद्धिस्ट नेशन है और वो बुद्धिज्म को प्रमोट करता है, उसके कल्चरल टाइज को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है अपने आसियान कंट्रीज के साथ. बट जो चाइना ने तिब्बत के साथ किया, या जो स्पेसिफिकली दलाई लामा के साथ तरफ उनका एटीट्यूड है, उससे जो देश है एशियन कंट्रीज वो ज्यादा खुश नहीं है. और वहीं पे उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है इंडिया के लिए. तो हम इस चीज को चाइना से काउंटर भी कर सकते हैं. लाइक हम कल्चरल टाइज स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. कल्चरल टाइज स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे. उससे हमारे जो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो डायमेंशन है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे. सो दैट्स इट इन दिस टॉपिक. अब वैसे भी आप पढ़ लीजिएगा बुद्धिज्म के बारे में. हर साल जैनिज्म बुद्धिज्म से क्वेश्चन आते ही आता है, पहले उसमें खासकर पूछे जा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो जरा इसको अच्छे से पढ़िएगा. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. नाउ आई लाइक टू इनवाइट गौरव सर टू टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड. Thank you, sir. So there is one article from today's edition of Indian Express, which I'll share with you guys. तो पहला ये जो आर्टिकल है, ये a dedicated freight corridor के बारे में. तो first of all, students should know that what is dedicated freight corridors and why it was envisaged. तो it was first envisaged in 2006 sort of, because like India का जो logistical cost है वो बहुत ज़्यादा है, and our railway policy was more
lean towards the passenger travel rather than फ्राइट कॉरिडोर्स वगैरह के लिए था। तो 2006 में इसका इन्विजन हुआ और दो फ्राइट कॉरिडोर है, ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर एंड द वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर, इट्स लाइक रिटन देयर। सो ये इसका ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ जाता है, वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ जाता है, ये स्टूडेंट को नोट डाउन करना चाहिए। लाइक इट इज मेंशन दैट ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर जो है वो सोनगढ़ इन बिहार से साहिवाल इन पंजाब तक जाता है, और वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर जो है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल से लेकर दादरी इन उत्तर प्रदेश है। तो इसमें then there was like why there is a need for dedicated freight corridors। तो एक बहुत अच्छा एक टेक अवेज आपने दो इश्यूज मेंशन है होता था, जो एक पैसेंजर ट्रेन भी चल रहे हैं एंड तरह का ट्रैफिक होता था, तो इसको डीलिंग करने के लिए एक चल सके विद फास्टर मोबिलिटी अपने आप में बेसिक। देन देयर इज अ मेंशनिंग ऑफ लाइक स्पेशल पब्लिक डीआईएल है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर लिमिटेड, ये एक स्पेशल पब्लिक व्हीकल है। तो स्पेशल पब्लिक पर्पस व्हीकल क्या होता है, स्पेशल पब्लिक पर्पस व्हीकल क्या होता है, ये स्टूडेंट को नोट डाउन करना चाहिए। और इसके अलावा कुछ चीजें जो है एक्स्ट्रा स्टूडेंट को जानना चाहिए जो इससे सिनर्जी में वो पढ़ सकते हैं, दैट इज लाइक द लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक का, वो जान सकते हैं इंडिया का रैंक क्या है। बिकॉज as pointed out in 2023-20 economic survey that India's logistical cost is very much around to 14% to 18%, whereas the global average is only 8%. So it reduces our competitiveness। जब आपके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में ही 14 से 18% ऑफ जीडीपी आपका लग जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो कॉम्पिटिटिवनेस होगी ट्रेड की, आगे जाने वाली ट्रेड्स की, वो कम हो जाएगी। So in India's average, it is around 14 to 18%, and जो हमारा लॉजिस्टिकल पॉलिसी है, इन नेशनल लॉजिस्टिकल पॉलिसी, वो चाहते हैं कि इसको ग्लोबल एवरेज पे लाया जाए, अराउंड 8% पे लाया जाए। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। और फिर इसके साथ हम कर सकते हैं, इसकी सिनर्जी हम देख सकते हैं टू द लाइक गति शक्ति प्लान। तो मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स है, उसके साथ हम इसको देख सकते हैं कि ये फ्राइट कॉरिडोर है, इज इन सिनर्जी विद नेशनल गति शक्ति प्लान। तो उसके साथ हम देख सकते हैं। एंड देन लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं, ये स्टूडेंट को नोट डाउन करना चाहिए। और इस पूरे होल आर्टिकल को एक होलसम तरीके से पढ़ना चाहिए, एक हॉलिस्टिक तरीके से पढ़ना चाहिए फॉर योर लाइक जीएस पेपर 3, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक टॉपिक होता है। तो इट्स वेरी गुड टॉपिक इन दैट रिगार्ड। सो विद दिस आई इनवाइट मनीष सर टू कैरी फॉरवर्ड दिस डिस्कशन। I have also one article from the Indian Express, and this article is talking about the recent judgment of Supreme Court, in which Supreme Court ने जो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको स्टक डाउन करते हुए, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है यूपी मदरसा एक्ट 2004 का, उसको वैलिड वैलिड बताया है। तो यहाँ पे कुछ की टेक अवेज है इस आर्टिकल में। फर्स्ट थिंग है कि व्हाट इज द मदरसा और ये एजुकेशन कैसा होता है। तो एज वी नो, जो मदरसा में जो होता है वो इस्लामिक टीनेज पे रिलीजियस एज वेल एज मॉडर्न एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाता है। तो जो ये एक्ट है इसको क्या करता है, लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है मदरसा एजुकेशन को। अलॉन्ग विद दैट इट्स आल्सो एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट टू रूल एंड रेगुलेट मदरसा एजुकेशन। तो जो लॉजिक था इलाहाबाद हाई कोर्ट का इस एक्ट को स्टक डाउन करने का, वो ये था कि इट्स वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म का। तो और यहाँ पे हाईलाइट किया गया केशवानंद भारती केस का, और उसके साथ साथ दूसरा केस है बोमानी का, एस आर बोमानी केस का, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का जो केशवानंद भारती केस था वहां से इन्होंने किया, और सेकुलरिज्म का जो प्रिंसिपल था वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो एस आर बोमानी केस का यहाँ पे जिक्र है। तो इसको देख लेना चाहिए। दूसरा ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का लॉजिक था वो ये था कि द कंपलसरी, ये क्या करता है कि ये डिस्क्रिमिनेट करता है स्टूडेंट्स के बीच में। एंड जो एक्ट है, इट मेड कंपलसरी फॉर स्टूडेंट टू स्टडी इस्लामिक एंड मॉडर्न सब्जेक्ट्स वेर मेड ऑप्शनल। तो इनका कहना था कि इस्लामिक एजुकेशन पे ज्यादा ये एम्फेसाइज करता है और मॉडर्न एजुकेशन को ही ऑप्शनल बना देता है। और तीसरा इनका ये था कि इट ऑल्सो वायोलेट्स द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 21A of the Constitution by denying quality education in modern subjects.
और चौथा लॉजिक था कि जो यहाँ से डिग्री मिलती है हायर हायर क्लास की, जो फजील और कामिल का होता है, जो इक्विवेलेंट होता है ग्रेजुएशन और पीजी के, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 का। तो इस लॉजिक को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है, और उसका बेसिस ये था कि सुप्रीम कोर्ट बोली है यहाँ पे कि द बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट जो है ना वो ये वैलिड होता है ओनली इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, नॉट इन द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। तो ये लॉजिक रहा सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा लॉजिक सुप्रीम कोर्ट का ये था द स्टेट कैन रेगुलेट मदरसा, और ये जो रेगुलेशन होना चाहिए वो रीजनेबल और रेशनल होना चाहिए। तो इस बेसिस पे भी इसको सही माना गया। और तीसरा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम आरटीई को अगर हम यूज करते हैं मदरसा एजुकेशन के सिस्टम में, तो ये जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का जो स्पेशल राइट है वो इसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो यहाँ पे तीन लॉजिक सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और इस ऑन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इसको वैलिड करार किया। एज फार एज जो हायर एजुकेशन वाला सिस्टम की बात थी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टक डाउन किया है, क्योंकि जो मदरसा एक्ट का सेक्शन 9 है वो अलाउ करता है, which allowed the board to prescribe coursework, conduct exam, and grant degree to those who have finished Kamil and Fazil courses in contrary to UGC Act. यूजीसी एक्ट का जो सेक्शन 22 है उसमें क्या होता है कि जो वो है कि ओनली यूनिवर्सिटी विच हैव बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर द सेंट्रल और स्टेट एक्ट और हैव बीन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी by the UGC can grant degree, therefore the section 9 को इन्होंने स्टक डाउन किया कि ये प्रोविजन ये फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस आर्टिकल। एज फार एज क्वेश्चंस की बात की जाए तो प्रीवियस ईयर में सेकुलरिज्म से भी मेंस में भी क्वेश्चन आया, प्रीलिम्स में भी आए हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चंस आए हैं। तो इसको एज ए होलसम हम प्रिपेयर कर सकते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडेज सेशन। थैंक यू ऑल। ठीक है सर। ठीक है सर। 17 मिनट। क्या बोल रहे थे गणेश सर आपको? 17 अच्छा, पहले रिकॉर्डिंग को स्टॉप करवाते हैं मैम। अंकित सर रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं। यही था ना, टू हाईलाइट आवर कंसर्न टू सर। हाँ टू सर इन अ मीटिंग, बिकॉज रिक्वायर्ड सर है सर। 6 तारीख होगी नवंबर की भी। 6 तारीख को गई। गौरव सर, आपका जब बीच में शुरू हुआ था ना, तो आपका शायद वीडियो भी चला गया था और आवाज भी बीच में रुक गई थी। एक बार उसको दिखवा लीजिए। बाइक ऑफिस सर आपका। उसमें ज्यादा ही फ्लक्चुएशन है सर गौरव सर, कटवा भी सकते हो आप, क्योंकि बीच में लगभग 1 मिनट तक वो ऐसा हुआ था। अच्छा। आवाज आपका वो था ना, वो नहीं हो जाता ऐसे, इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला इशू। हाँ, वो बीच में लिख के आया था मुझे कि इंटरनेट इज अनस्टेबल। हम्म। तो खैर पिक्चर दिख रहा था, मुझे लगा चल ही रहा है तो। घनीश, एक बार बोल दीजिए, मुस्तफा सर देख का भी लेंगे। हाँ ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? जी प्लीज कर दीजिए।